हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप पूरी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। प्रीलिम्स जैसे से पास आ रहा होगा, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करना है एंड ट्राई करना है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ो। एंड जिसका वेटेज जितना ज़्यादा है, आपको पता है कि प्रोफेशनल नॉलेज प्रीलिम्स में भी आएगा, तो आप उसका वेटेज अराउंड 40% है। तो आपको उसी हिसाब से उसको टाइम देना है कि जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, जिससे कि मैक्सिमम नंबर आए। आपको आपको भी पता है कि 25 क्वेश्चन जो हैं आएंगे और 50 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। यहाँ से अगर 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से आगे, जितने भी कंपटीटर्स हैं उनसे अगर 18-19 क्वेश्चन तक अगर करेक्ट कर लिए इस प्रीलिम्स में, तो आप बहुतों से बहुत आगे हो जाओगे, तो आराम से निकलोगे। इसी के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट इनिशिएट किया है। ओके एंड फिर हम आल्सो स्टार्ट किए हैं कि हमारा मॉक टेस्ट 3 है, ठीक है, इन यूट्यूब पे। तो दोनों अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको और कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और सारे सिलेबस को टच करने के बिफोर द फाइनल एग्जाम्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सब कुछ रिवीजन हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अभी इस मंथ के बाद हम नेक्स्ट मंथ में जब 20 दिन एग्जाम रह जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज। ओके, सो जो आज का मॉक टेस्ट था गाइज, उसके कुछ विनर्स हैं हमारे, उनको मैं कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आज का जो मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ, इसमें दुष्यंत जी जो टॉप परफॉर्मेंस 25 क्वेश्चन थे, जिसमें तो 23 इन्होंने करेक्ट किया, 2 रॉन्ग किया, 92 एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद सैयद नाज हैं, इन्होंने 20 करेक्ट किया, 2 रॉन्ग किया, 90% एक्यूरेसी के साथ। ओके, वी के हैं, 20 करेक्ट किया एंड 3 रॉन्ग किया। तो टोटल जो है हमारा 86% का करेक्ट हुआ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ 3। ओके, और आप भी पार्टिसिपेट करिए। टोटल डेली अराउंड 28 से 30 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि अटेम्प्ट करें। मैं चाह रहा हूँ कि अटेम्प्ट करो, और आप लोग ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने की। जो नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चंस मेरा गलत हुआ या कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे भी हो। एनालिसिस करो सारे मॉक टेस्ट को। ओके, क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे होंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा यूटिलाइज का सबसे अच्छा तरीका है यूटिलाइज करने का वीडियो, कि आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिखे स्क्रीन को पॉज करिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। एंड फिर देखिए कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एंड आज के जो टॉपिक हैं, मोस्टली मैं ट्राई किया हूँ कि 3 सब्जेक्ट पे फोकस करने का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा डीबीएमएस, चौथा डाटा स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े कम है, डाटा स्ट्रक्चर के ज़्यादा हैं, देन नेटवर्किंग के क्वेश्चन है, डीबीएमएस के हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। वेटेज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ओके, बट मोस्टली हम लोग ट्राई किए हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में फोकस करने का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए इस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, यूडीपी इज यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल्स। ओके, टीसीपी क्या है? टीसीपी देखो हमारा ना, जब कहाँ कहीं पे आपको सिक्योरिटी की बात करनी होती है तो वहाँ पे हम टीसीपी यूज करते हैं, ठीक है। यूडीपी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो तो वहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? यूडीपी के थ्रू होता है। आप लोग ने ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सुना है ना? इसमें भी हम लोग यूज करते हैं किसका? जो हमारा 67 या 68 पोर्ट पे काम करता है, ठीक है। इस पे भी हम लोग यूज करते हैं, यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है। ये टीसीपी हमारा यूज होता है 3 वे हैंडशेकिंग के रूप में, कि एक बार कनेक्शंस पहले, कनेक्शंस के लिए क्या किएगा? अप्लाई करेगा, ठीक है, कनेक्शंस अप्लाई करेगा क्लाइंट से। क्लाइंट एंड सर्वर है, कनेक्शन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये बोलेगा सिंक, जो है रिक्वेस्ट करेगा, ये करेगा, क्या बोलेगा कि मुझे एक्नॉलेजमेंट देता देगा कि हाँ आपका रिक्वेस्ट मुझे मिल गया, प्लस ये बोलेगा क्या मेरा रिक्वेस्ट भी आपको मिल गया सर्वर। तो उधर से रिक्वेस्ट, इधर से रिप्लाई आ जाएगा हाँ आपका भी रिक्वेस्ट मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस वे में 3 वे हैंडशेकिंग में इनका कनेक्शन यहाँ से स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद डाटा ट्रांसफर इनका होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि टीसीपी यूज द कनेक्शन ओरिएंटेड। देखो टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं था। मैंने बोला था कि कोई भी डेटा ट्रांसफर करने से पहले टीसीपी इज नॉट गोइंग टू क्रिएट द कनेक्शन फर्स्ट, इट डायरेक्टली सेंड द ट्रांजेक्शन डेटा। ये आपके पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। टीसीपी प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल, दैट्स करेक्ट। कि टीसीपी हमारा फ्लो कंट्रोल का ऐसा नहीं कि जस्ट टीसीपी एक बार कनेक्शन हो गया तो बिल्कुल बम्बार्ड कर दे सारे डेटा पैकेट्स के, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्लो के साथ भेजेगा कि इतना इतना ही डेटा देगा जितना हमारा प्रोसेस कर सके रिसीवर, ठीक है। एरर कंट्रोल, अगर कोई भी डेटा हमारा एरर आ रहा है, ठीक है, तो टीसीपी उसको दोबारा से भेजता है। जैसे कि यहाँ से उसने एक डेटा भेजा, पैकेट P1 गया, ठीक है, P1 गया यहाँ पे, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, ठीक है।
तो यहाँ पे P1 गया, P1 रिसीव रिसीव हुआ, इधर से एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से P2 पैकेट गया। ठीक है, P2 मान लो यहीं पे लॉस हो गया कहीं पे, ठीक है, सर्वर यहाँ पे लॉस हो, यहाँ पहुंचा ही नहीं P2। तो फिर क्या करेगा, ये फिर से रिक्वेस्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 बोलेगा, तो मतलब कि एक्नॉलेजमेंट बोलने का मतलब ये है कि फिर से P2 को भेजो। ठीक है, तो मतलब एरर कंट्रोल कर रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रही है, इसको करेक्ट डेटा नहीं मिल रहा, तो फिर से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग CRC यूज कर सकते हैं, चेक रिडंडेंसी। एक डेटा लगा देते हैं, चेक रिडंडेंसी कोड लगा देंगे, अगर इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब डेटा आपका चेंज हो चुका है। कंजेशन कंट्रोल है कि ऐसा नहीं ट्रैफिक बहुत कंट्रोल कंजेशन में रहे और आपका डेटा बहुत स्लो स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये UDP नहीं करती। दैट्स करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। TCP हैज अ लोअर प्रोटोकॉल ओवरहेड, गलत है ये तो। UDP स्टेब्लिश करें, UDP कभी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता। तो ओके, 3 वे एंड सेकंड तो TCP करता है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, दो, दैट इज बी। ओके, देन ये सारे TCP हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस होती है, रिलायबल डिलीवरी होती है कि हाँ आपको डिलीवरी मिलेगी पैकेट का। ये बेस्ट एफोर्ड करता है, एफर्ट डालता है कि हाँ आपको पैकेट मिल जाएगा। ये एक्नॉलेज में बैठता है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल्स इसमें यूज होता है, इसमें एग्जाम्पल DC में बना, DHCP में यूज होता है ये। इसका अब आप बताओ कि DNS का प्रोटोकॉल क्या है, या फिर SMTP का प्रोटोकॉल है, TFT का प्रोटोकॉल कितना होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं, सॉरी, पोर्ट नंबर कितना होता है, गलत में बोल दिया। इसका पोर्ट नंबर बताना कि एग्जाम्स में अगर आप उठा करके 2 साल 3 साल के पेपर देखे होगे, तो एक क्वेश्चन पोर्ट से आता है कि पूछ देगा कि FTP का प्रोटोकॉल क्या है, या SMTP का क्या है, पॉप का 3 क्या है, IM का क्या है, IMAP का क्या है। तो प्रोटोकॉल्स जरूर, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटोकॉल, सॉरी, पोर्ट, जो जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटोकॉल्स है ना, उनके पोर्ट याद करना गाइस। मैं प्रोटोकॉल बार बार बोल रहा हूँ, उनके पोर्ट याद करना, कौन से पोर्ट से ये ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ये हमारा 8 बिट का होता है, ये हमारा वेरिएबल बिट्स होते हैं इसमें। ठीक है, बाइट्स होते हैं, तो 20 से 26 बाइट के बीच में भी कुछ भी हो सकता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूलिंग मोस्ट लाइकली कॉज द स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब हुआ गाइस, स्टारवेशन का मतलब ये हुआ कि कोई प्रोसेस प्रोसेस मान लो P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है किसी वजह से, कि ये रैम में न जाकर के, ये सॉरी, ये CPU में न जाकर के ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है रैम में, उसी से कारण स्टारवेशन का काज होता है। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा कि ये आया, ये गया रैम CPU में, ठीक है, और एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसके बाद ये इसका नंबर आएगा, इसका इसके नंबर आएगा, तो इसमें तो नहीं होगा, राइट। सबके नंबर बार बार आ रहे हैं, किसी को वेट करने की टाइम नहीं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जो पहले आ रहा है उसको पहले दिया जा रहा है कि आप जाओ CPU में एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे एक ना कॉन्वॉय इफेक्ट आती है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्या है, जब मैं इस पूरा CPU का ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक एक पढ़ाऊंगा कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, इसका राउंड रॉबिंग का क्या मतलब होगा कि आपका एक टाइम क्वांटम दे दिया जाएगा कि आप इतने टाइम के बाद आप एग्जिट करोगे CPU से, आप एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो इसमें भी सारे जितने प्रोसेस हैं सबके जो बारी बारी से टाइम आ जाएगा। तो इसमें ये भी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है ना, क्या है कि जिसका जॉब सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, ये फीफ देखो, ये तो नहीं होगा फीफो। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है, जिसके जॉब फर्स्ट मतलब शॉर्टेस्ट होते हैं, जो एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम होता है उसको पहले। तो मान लो कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 है। ठीक है, एंड कुछ आया और आया, इसके बाद कोई आया P4 आया। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लो कि 3 है। ठीक है, P5 आया, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लो 2 है, या फिर इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लो कि 4 है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पहले जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, फिर भी ये वेट कर रहा है, देखो ये पहले आया था, फिर भी एग्जीक्यूशन टाइम इसका कम है, तो ये वेट कर रहा है, राइट। शॉर्टेस्ट जॉब, जिसका जॉब शॉर्टेस्ट है, वो CPU में चला जा रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रिएम्प्टिव। अगर शॉर्टेज जॉब नॉन प्रिएम्प्टिव है तो इसमें स्टारवेशन काज नहीं होता, बट अगर इसमें प्रियम्प्टिव है, ठीक है, जो प्रियम्प्टिव का वर्जन होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट होती है, उसमें हमारा स्टारवेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो उसमें है। एक और आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी स्टारवेशन का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो कि हाई प्रायोरिटी के जॉब बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, लो प्रायोरिटी के जॉब एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर C है। ठीक है, देन हमारे पास DBMS के क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन से आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, थर्ड फोर्थ BCNF। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी होंगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी डेटा को, किसी भी टेबल को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नॉर्मलाइज करता है, कि उसमें कोई रिडंडेंसी ना रह जाए। तो वो रिडंडेंसी, जैसे जैसे आप हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जाओगे, वैसे वैसे रिडंडेंसी उसकी कम होती जाती है डेटा की। ठीक है, टेबल की।
तो अब पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है नॉर्मलाइजेशन की, कि हमारा द रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म में स्टिल कंटेन द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है एंड मे स्टिल कंटेन द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई डेटा है तो इसका मतलब है कि इसको क्या है, एटॉमिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब एटॉमिक का मतलब है कि एक सेल में अगर कोई टेबल है तो एक सेल में सिंगल डेटा हो, मल्टीपल डेटा ना हो उसमें। ठीक है, तो सिंगल डेटा ही हो तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और टेबल हमारा एटॉमिक है। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जैसे कि पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करता है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी की क्या होती है कि जब टेबल हमारा, जैसे क्या मैं बोलूँ कि ए जो है बी से डिपेंडेंट है, और क्या है, और सी जो है बी डी, बी डी से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ए अगर, सॉरी, ये मान लो कि ये नहीं है, बी ई है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वो निकालूं, क्लोजर मेथड निकालूं, तो ये ए और सी मिलकर के बी डी और ई जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, तो मतलब कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पार्सली डिपेंडेंट है हमारे की एट्रीब्यूट पे। ठीक है, और ये डी सिर्फ इस पे वो है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म है मे स्टिल कंटेन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात क्या होगी, जैसे कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट, वो नॉन की एट्रीब्यूट को ही डिफाइन कर, जैसे ए से बी गए, फिर हम लोग बी से सी गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए से हम लोग सी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे एक नान की एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये भी एक नान की एट्रीब्यूट है, तो एक नान की एट्रीब्यूट डिपेंड्स हो रहा है दूसरे नान के एट्रीब्यूट पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये तो देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात होती है तो ये क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इशू है, इधर कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम है। तो ये क्या करें, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है बट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है, राइट, उसके हायर पे जा रहा है। रिलेशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में स्टिल पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो करेक्ट होगा उसका, तो मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी तो रिड्यूस होगी, तो ये तो नहीं होगा। रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी होती है थर्ड में, तो फर्स्ट में कैसे एलिमिनेट कर देंगे, एवरी रिलेशन इज नॉर्मल फॉर्म वायलेट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है। हमारा करेक्ट आंसर इज ओके। ये कुछ है, पहले मैं रिव्यू करता है रिपीटेड ग्रुप, जैसे ये सारे हैं, दो है, एटॉमिक वैल्यू नहीं है तो इसको अलग अलग कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पार्शियल, रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, एंड जो है एवरी डिटरमिनेंट मस्ट बी द कैंडिडेट की जो है बीसीएनएफ में करते हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पॉप, आईएमएपी एंड एसएमटीपी। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली तीनों होते क्या हैं, तीनों का काम है ना, हमारे मेल, हम लोग ईमेल, आउटलुक या जीमेल वगैरह यूज करते हैं ना, ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं हमारे मेल में, तीनों का अलग काम है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, एसएमटीपी, एसएमटीपी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये किस पोर्ट पे काम करता है गाइस, ये 25 पोर्ट पे काम करता है। ठीक है, इसका एक्चुअल में काम क्या है, इसका काम है हमारा कि मेल को सेंड करना, मेल को सेंड कर देना। ठीक है, जब ये मेल सेंड हो गया तो क्या होगा, रिसीवर के साइड पे तो दो होंगे, तो रिसीव करने के लिए दो लोग होते हैं, एक पॉप थ्री होती है, एक होती है आईएमएपी। ठीक है, पॉप थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ये काम करता है हमारे कौन से उस पे पोर्ट पे, 110 पे काम करता है, ये काम करता है कौन से पोर्ट पे, ये काम करता है 143 पे। ओके, 143 पे काम करता है। अब ये क्या काम कर, ये जैसे आपने मेल भेजा तो सबसे पहले मेल कहाँ जाएगा, सर्वर पे, यहाँ पे मेल जाए कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा, तो ये सर्वर से क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करेगा और आपके लोकल में रख देगा, और यहाँ से ये हटा देगा। ये क्या करेगा कि ये आप जैसे कि मेल, एक सिंगल मेल, सेम मेल मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, सारे डिवाइस को सिंक में डाल देगा, सिंक्रोनाइज कर देगा, जिसमें भी मेल में सिंक्रोनाइज है, ये मेल सर्वर से डाउनलोड तो करेगा ही बट सारे मेल को सिंक में डालेगा, और ये सर्वर पे से रिमूव नहीं करेगा, मेल जो है आपके सर्वर पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका काम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। तो ऑप थ्री इज प्राइमरी यूज फॉर सेंड मेल, गलत, सेंड मेल करने के लिए एसएमटीपी यूज करते हैं। एसएमटीपी यूज टू रिट्रीव द ईमेल, रिट्रीव ईमेल के लिए पॉप या आईएमपी यूज करते हैं।
SM POP3 download the email from the mail server to the client and by default downloaded email will be removed from the server. That's correct. ये सॉरी यही करेक्ट है हमारा, क्योंकि यही चीज मैंने बोला ना। IMPA ऑलवेज डिलीट, ये डिलीट तो नहीं करता है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल ये डिलीट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको यही चीजें करेक्ट है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर सी है। ओके, आपको समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा है कि कैसे कंपोज मेल करते हैं। SMTP सेंड करता है, मेल सर्वर उसको स्टोर करता है, फिर ये डाउनलोड करता है, ये भी डाउनलोड करता है, ये डाउनलोड के बाद रिमूव कर देता है, सिंक में डाल देता है, सारे सिंक्रोनाइज मेल करता है बिटवीन द सर्वर और मल्टीपल डिवाइस के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन है टाइम टू लीव, ठीक है। देखो टाइम टू लीव क्या है, एक कह सकते हो कि हमारा जब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में हमारे पैकेट्स होते हैं, राइट। पैकेट्स में हमारे क्या होते हैं, पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स मतलब हमारा डेटा होता है। अब इस डेटा के साथ इन्होंने क्या किया, एक हेडर अटैच कर दिया, ठीक है। कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे पोर्ट का एड्रेस, कहाँ से आया है, डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स का एड्रेस, ठीक है। उसी में एक पैकेट ये लोग डाल देते हैं TTL का। TTL के फुल फॉर्म होते हैं टाइम टू लीव। ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं इसको आपका रीजन बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। इसके बीच में मान लो एक राउटर लगा है, एक राउटर लगा है, तीन राउटर लगे हैं, ठीक है। अब राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 है। अब आपने डाटा भेजा, ठीक है। तो इसको ना टाइम टू लीव का मतलब होता है कि यहां से पैकेट आप यहां तक पहुंचने के लिए जितना जिंदा मतलब ट्रेवल करेगा, जितने टाइम में पहुंचेगा उतने टाइम इसको दिया जाता है। उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि अगर पैकेट मान लो लॉस हो गया तो वो इनफाइनाइट लूप में घूमता रह जाएगा। तो इसको एक टाइम दे देते हैं पैकेट को हम लोग, कि ये पैकेट इतने राउटर्स के गुजरने के बाद जो है जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये टाइम टू लीव में क्या करते हैं हम लोग, एक टाइम असाइन कर देते हैं। जब भी एक राउटर से ये गुजरता है, उसकी TTL की वैल्यू जो है -1 हो जाती है। हर राउटर पे लास्ट राउटर के पहुंचने के बाद ये जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद यहां से क्या, जैसे ये जीरो होगा, ठीक है, फिर क्या होगा कि एक ICMP पैकेट भेजा जाता है इसके द्वारा कि हाँ हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, और जो है और हमको डाटा जो है मिल चुका है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं हुई हैं, नहीं पहुंची हैं, तो क्या होगा, तो भी ICC भेज देगा कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हो गया है या डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसका यही मैटर कि ये TTL एक फील्ड है, हेडर फील्ड है, स्पेसिफाइड मैक्सिमम ट्रांसमिशन टाइम टू द TCP सेगमेंट, कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन TCP डिक्रिएट बाय ईच राउटर that forward the packet when it reaches zero packet discarded and ICP time exceeded message is sent to the sender। तो यही ये इसका करेक्ट है। स्पेसिफाइड मैक्सिमम साइज ऑफ TCP भी इसकी तो गलत है। TTL इज यूज ओनली फॉर कंजेशन, कंजेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कंजेशन देखो इसमें भी होता है, कंजेशन ओनली फॉर कंजेशन के लिए। देखो कंजेशन क्या होती है, अगर मान लो कि ये पैकेट रास्ते में रह गया, तो मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता रोक के रखेगा, बैंडविड्थ तो कंज्यूम करेगा। अगर ये जीरो नहीं होगा, डिस्कार्ड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तो रास्ता रोक के रखेगा। फिर दूसरा पैकेट आएगा, उसके लिए कंजेशन कंट्रोल करेगा। सिर्फ कंजेशन तो करेगा ओनली, लेकिन नहीं करेगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। ये पूरा है कि जैसे कि यहाँ से गया, मैंने TTL दिया, ठीक है। ये चार राउटर है, यहाँ से रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया तो टाइम एक्सीड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे TTL जो है जीरो हो गया, ठीक है। अगर TTL की वैल्यू 1 दिया, यहाँ पे गया जीरो हो गया, तो ये टाइम एक्सीड और डिस्कार्ड हो गया पैकेट, और इसको भेज दिया। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर सेकंड पे गया, जीरो हुआ, फिर से ये टाइम एक्सीड मैसेज गया, ठीक है। फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, फाइनली यहाँ रीच गया, फिर यहाँ से इको रिप्लाई आएगा, हमारा पैकेट पहुंच गया। तो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे आप इसको पढ़ सकते हो पूरे स्टेप में, 1 2 3 और 12 स्टेप तक जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। ट्रेस रूट क्या करता है, ट्रेस रूट कंप्लीट द पार्ट। ट्रेस रूट जो है फाइंड आउट करता है कि कौन से राउटर से निकलना है, ठीक है। ये ट्रेस रूट का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग लाइनेस जो है डायरेक्टरीज कंटेन द वाइड एरिया कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। वाइड एरिया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कौन सा हमारा लाइनेक्स जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो अब ये इसका तो आंसर दिख गया, ठीक है। अब देखो ना हमारा क्या है कि जो है लाइनेक्स जो कमांड है ना, रूट डायरेक्टरी के बाद जो है ऐसा अगर कुछ लिखा है कहीं ना, इसका मतलब ये रूट डायरेक्टरी। अब इसके बाद कुछ भी आए आप लिखोगे, जैसे इसके बाद लिख दिया हमने कि होम लिख दिया, ठीक है। तो होम का क्या मतलब हुआ, होम का मतलब हुआ कि यूजर जो है होम डायरेक्टरी में। तो जैसे कि यहाँ पे यूजर का नाम होगा, जैसे यूजर 1 हो गया, ठीक है। अगर मान लो लिखा कि होम, ठीक है,
होम लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यूजर का नाम हो गया, ठीक है, यूजर का नेम, कौन सा यूजर लॉगिन हुआ तो उस होम में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि ईटीसी, ईटीसी अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ईटीसी का मतलब हुआ कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल की बात कर रहा है, जैसे कि जिसमें हमारा पासवर्ड हो गया, होस्ट का नाम हो गया, डिटेल्स हो गया, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये बोला कि सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन की फाइल स्टोर होती है, तो ये इसका आंसर सही है। फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें ना, जैसे कि /WAR डाल दिए, ठीक है, तो वैर करके डाल दिए, इसमें वेरिएबल के .r लॉग्स वगैरह स्टोर होते हैं, ठीक है। ये प्रॉक क्या करता है कि प्रोक जो है हमारा प्रोसेसर का जो है, ये वर्चुअल में प्रोसेसर का एक्चुअली क्या करता है ना, प्रोसेसिंग, वर्चुअल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जैसे कि इसका प्रोसेस कि कितना जो प्रोसेसर प्रोसेस रन हो रहा है उसकी कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, उसका प्रोसेसर की आईडी क्या है, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर और कुछ है तो हाँ, एक और है, जैसे कि एक कभी कभी ना तो एक बिन की फोल्डर, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि जो यूजर के द्वारा कमांड दिया जाता है ना, यूजर कमांड, कि हम लोग कुछ कमांड देते हैं ना लाइनक्स में, तो ये यूजर का कमांड जो है, इसेंशियल जो यूजर कमांड है वो स्टोर करके रहता है। एक और रहता है एस बिन, एस बिन जो है ना, ये यूजर के द्वारा कमांड होता है, एस बिन मतलब सिस्टम का कमांड होता है, सिस्टम का इसेंशियल जो कमांड होती है वो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है टीएमपी, टेम्प का मतलब है जो टेम्पररी फाइल वगैरह क्रिएट होती है ना हमारे उसमें, आप देखोगे आपके सिस्टम में भी होगी, ठीक है, तो वहां पे ये टेम्पररी फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए हम टेम्प का फोल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे लाइनस कमांड हो गए। ओके, इसका करेक्ट आंसर हमारा आप देख लिए ईटीसी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइबर सिक्योरिटी से सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। ओके, देखो, हमारा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता क्या है कि हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा कि अभिषेक, अभिषेक एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अभी मैं अभिषेक, एक मेरा मान लो कि मेरे लैपटॉप का पासवर्ड ही अभिषेक है, ठीक है। अब मैं अभिषेक जो है किसी को बता रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ कि यार अभिषेक है, मैं डायरेक्टली लिखा पेपर पे और उसको भेज दिया, तो उसको तो अभिषेक ही मिलेगा। अगर बीच में मेल कर या किसी को कोई और मेरा मेल पढ़ लिया तो होगा क्या, वो भी मेरा पासवर्ड जो है जान जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो सिंपल टेक्स्ट है, जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में ही अगर भेजोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसी को प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन को, कि डाटा को इनक्रिप्ट करके भेजने के लिए, ठीक है। अब दो तरह की होती हैं, ठीक है, सिमेट्रिक होती है और एसिमेट्रिक होती है, ठीक है। सिमेट्रिक के इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी डेटा यूज होता है ना, सेम की यूज करते हैं यहाँ पे, जो डेटा है ना, मान लो अभिषेक को इनक्रिप्ट करना है, तो जो की हम यूज किए हैं इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, सेम की जो है एसिमेट्रिक, सॉरी, सेम की यूज होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज होता है अभिषेक के लिए, ठीक है। जो की यूज किया इसको इंक्रिप्शन के लिए, कोड में इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोडेड फॉर्म में रखना है, कोड जनरेट हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा, आप देख करके नहीं बता सकते क्या मतलब है इसका, ठीक है। सेम की क्या यूज करते हैं एसिमेट्रिक के इंक्रिप्शन में होता है कि जैसे कि दो चीजें ना, सेंडर होता है हमारा, एक रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर के पास कोई डेटा है, ठीक है, डेटा है कोई, इसको जो है प्राइवेट, अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेगा और से यहाँ भेज देगा, ठीक है। इसके पास जब आएगा ये डेटा, तो ये क्या करेगा, ये पब्लिक की यूज करेगा इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ये तो इंक्रिप्शन किया, ठीक है, ये तो इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, इनक्रिप्ट किया और इसको डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की, तो ये किस कौन सा पब्लिक की यूज करता है, ये सेंडर का पब्लिक की यूज होता है। यहाँ पे एक फायदा ये हो जाता है आपको कि यहाँ पे आपको बार बार अपनी पब्लिक की शेयर नहीं करना पड़ता, ये पब्लिक की आपका आपके पास रहेगा, किसी को शेयर नहीं करना। बट यहाँ पे जो दोनों की है ना सेम की यूज करते हैं, तो आपको हर किसी को शेयर करना है, तो यहाँ पे इस की का एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, पब्लिकली इसमें बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, ये सिक्योर है। ओके, अब देखो, अब RSA इज ए सिमेट्रिक एल्गोरिथम दैट यूजेस द सेम की इंक्रिप्शंस एंड डिक्रिप्शंस के लिए, ठीक है। AES इज ए पब्लिक की इंक्रिप्शंस, देखो RSA ना इसमें यूज होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट में AES होता है, सिमेट्रिक के में, ये सिमेट्रिक के में इसमें होता है RSA, ठीक है, एंड प्राइवेट डिक्रिप्शन, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जनरली फास्टर देन द एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बिकॉज इट है सिंगल शेयर्ड की, यही करेक्ट है, क्योंकि देखो अभी सेम की यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि सेम की हमको पता है, आप फटाक से इसको यूज करके डिक्रिप्ट कर लोगे, क्योंकि हम लोग शेयर्ड की यूज कर रहे हैं सेम की, DES इज
एसिमेट्रिक इनकेप्शन यूज, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। ये सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस, ये सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस कैसे हो रहा है पूरा, देखो ये पब्लिक एंड प्राइवेट की है, यहाँ पे हम लोग सेम की यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ओके, नाउ ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, नेटवर्क के लिए है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि एक टीसीपी, विच टीसीपी फ्लैग इज प्राइमरी यूज फॉर ग्रेसफुल टर्मिनेट द स्टेब्लिश कनेक्शन। देखो ग्रेसफुल टर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, फिन का यूज करते हैं, सिंक यूज करते हैं हम लोग कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट यूज करते हैं कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, डाटा पहुंचा, रीसेट करने के लिए, कनेक्शन को रीसेट करने के लिए इमीडिएटली कनेक्शन रीसेट हो जाएगा। फिन क्या होता है, देखो दो तरह का, सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर जब डेटा सेंड करना बंद कर देगा तो ये एक फिन सिग्नल भेज देगा। तो सेंडर बोला कि मेरे पास कोई डेटा नहीं सेंड करने का, तो ये रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और बोलेगा, एक्नॉलेज भेज देगा कि हाँ ठीक है मुझे पता चल गया आपके पास कोई डेटा नहीं भेजना है। उसके बाद बोलेगा कि मैंने सारा डेटा प्रोसेस कर लिया, मेरे पास भी कुछ नहीं है आपके पास भेजने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, एक फिन सिग्नल भेज देगा, ठीक है। तो फिर इधर से एक और भेज देगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ ठीक है मुझे पता चल गया आपके पास कुछ नहीं भेजने के लिए। अब ये देखो 1 2 3 4, 4 वे हैंड शेकिंग होगा। अब यहाँ से आपका कनेक्शन जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिन सिग्नल का, जो ग्रेसफुल कनेक्शन को क्लोज कर देता है। रीसेट करने के लिए कनेक्शन इमीडिएटली रीसेट हो जाएगा। ये पूरा है कि डाटा गया फिन में, एक्नॉलेज भेजा, फिर फिन भेजा, फिर एक्नॉलेज भेजा, ठीक है, तो फिर कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये हमारा एक जो है डीवीएमएस के एसक्यूएल कमांड है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, काउंट करना है डिपार्टमेंट में, फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय द डिपार्टमेंट हैविंग काउंट इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10, ठीक है। विच आर द प्राइमरी पर्पज ऑफ हैविंग क्लॉज, देखो हैविंग क्लॉज एंड वेयर, दो क्लॉज हैं, ठीक है। हैविंग क्लॉज और वेयर, वेयर कहाँ यूज होता है, जब आपको एक, जैसे कोई टेबल है, ठीक है, इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे रो होंगे, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर रो की, एक सिंगल रो की सिंगल वैल्यू की जरूरत है तो आप वेयर का यूज करोगे। बट जहां पे आपको पूरा सम चाहिए, एग्रीगेट फंक्शन का जहां यूज होता है ना, सम हो गया, पूरा एवरेज हो गया, ठीक है, ये सारे, मैक्स हो गया, मीन हो गया, ठीक है, ये सारे फंक्शन की जहां की बात हो रही है वहां पे हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो फिल्टर द रो बिफोर द ग्रुपिंग, ठीक है, नहीं बिफोर ग्रुपिंग नहीं, ग्रुप होने के बाद जो है ये फिल्टर करेगा। फिल्टर द आफ्टर द एग्रीगेशन, ये करेक्ट है हमारा। सॉर्टिंग तो नहीं करेगा। डुप्लीकेट रिमूव तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग का यूज करते हैं, राइट, कीवर्ड का। तो हमारा फिल्टर द ग्रुप आफ्टर द एग्रीगेशंस, यही हमारा करेक्ट आंसर। ये देखो ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, पहले फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट ऑर्डर बाय, ये यूज होता है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात कर रहे हैं। ए सिस्टम इज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे रैम है, यहाँ पे सीपीयू है, ठीक है, और यहाँ पे एसएसडी है, ठीक है, हमारा जो हार्ड डिस्क है, ठीक है। फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब हुआ कि हमारा रैम में कोई डेटा वो खोजा नहीं मिला, तो रैम से यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ ले आएगा, फिर यहाँ से यहाँ लेगा, समझ में आया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रोसेस कोई, सीपीयू कोई प्रोसेस डिमांड किया, सबसे पहले रैम में देखेगा, नहीं हुआ तो फिर क्या, रैम से वो एसएसडी में स्विच करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का मतलब है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि ना, हर प्रोसेस का अपना अलग होता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर्स, उसके प्रोसेसर आईडी, ये सारे कॉन्टेक्स्ट कहलाते हैं। तो स्विच करने का मतलब है कि अब दूसरे प्रोसेसर की आईडी, उसकी प्रोग्राम काउंटर, इसको ले रहा है, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो वो जब इसमें नहीं मिलेगा तो वो स्विच करेगा किसमें, एसएसडी में, वहां से उठाएगा, फिर रैम में डालेगा, फिर सीपीयू में डालेगा। तो मल्टीपल ये बार बार हो रहा है, तो सीपीयू जो है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बजाय ये टाइम स्पेंड कर रहा है कि प्रोसेस को अपने पास लेके आने के लिए, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि काजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है डिक्रीज हो रहा है significantly, जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस कम हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोल रहे हैं। डेडलॉक का मतलब है कि सेम प्रोसेस को मल्टीपल जो है रिसोर्सेज ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, बट कोई भी ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मैं भी बोलूँ कि मुझे भी ये चाहिए, ये कोई प्रोसेस है, P1 भी बोल रहा है इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये चीज़ तो नहीं होगी, ठीक है। स्टारवेशन का बॉस, स्टारवेशन तब होती है जब एक प्रोसेस इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट कर रहा है, मतलब एक एक टाइम के लिए बहुत टाइम के लिए वेट कर रहा है सीपीयू में जाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई अदर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। डेडलॉक हो रहा है कि इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट किया जा रहा है उस प्रोसेस के लिए। थ्रैशिंग, इसी को गैस थ्रैशिंग बोलते हैं। थ्रैशिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रहा है, सीपीयू को यूटिलाइजेशन जो है कम हो जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग थ्रैशिंग बोलते हैं, ठीक है।
बिजी वेटिंग तो ऐसे कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये मेनली हमारा करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। ये थ्रैशिंग हम लोग रिमूव क्यों कैसे करते हैं? थ्रैशिंग देखो दो तरह से होते हैं। थ्रैशिंग तो आपको समझ में आ गया ना कि थ्रैशिंग क्या है, कि मल्टीपल पेज फॉल्ट हो रहे हैं, मतलब सीपीयू में नहीं मिल रहा है डेटा तो पेज फॉल्ट हो गया, तो वो रैम में जाके खोजेगा उसको, उस प्रोसेस को। तो अब आप देखो कि थ्रैशिंग को रिमूव करते हैं हम लोग वर्किंग सेट मॉडल से, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग को, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम कितना से कितना ज्यादा जो है प्रोसेस रैम में रख सकें, सो दैट कि सीपीयू उसको यूटिलाइज कर सके। अब रैम में जितना ज्यादा प्रोसेस रखोगे मतलब रैम हमारा फुल हो जाएगा, राइट। रैम जब फुल हो जाएगा, और अगर सीपीयू जो है कोई नया प्रोसेस डिमांड किया रैम में, तो नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो रैम क्या करेगा, फिर वो स्विच करेगा एसएसडी पे, और फिर यहाँ से एक प्रोसेस उठाएगा और यहाँ का जो अनयूटिलाइज प्रोसेस होगा उसको यहाँ पे डालेगा। तो ये टाइम कंज्यूम होता है ना, यहाँ से यहाँ डालना, यहाँ से यहाँ डालना। तो मल्टी ये पेज फॉल्ट हो जाता है कि पेज नहीं मिला, नहीं। अब यही चीजें अगर फिर से देखा, फिर बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट होने लगा, तो क्या होगा कि सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और देन ट्राई करेगा कि परफॉर्मेंस भी इसका उसी की वजह से रिड्यूस होगा। तो इसी को बोलते हैं थ्रैशिंग। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये करेंगे, मल्टी प्रोग्राम डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर देंगे, मतलब कि हम लोग वही इसमें प्रोसेस रखेंगे, पेजेस रखेंगे रैम में, जो कि रिक्वायर्ड हो, जो सीपीयू नियर बाय फ्यूचर में यूटिलाइज करने वाला हो उस प्रोसेस को। इससे कि सीपीयू की थ्रैशिंग तो कम हो जाएगी, मतलब थ्रैशिंग तो रिमूव हो जाएगी, बट मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग भी उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस में ये पूरा पूरा प्रोसेस है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंश्योर दैट डिजिटल मैसेज कैन नॉट बी डिनाइड बाय द सेंटर आफ्टर ट्रांसमिशन। देखो डिजिटल मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या बोलता है कि मैसेज जो है अथेंटिक सोर्स से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अथेंटिक सोर्स है, उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब मैसेज चेंज नहीं हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी है कि मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये तो सीआईए का प्रिंसिपल है। लेकिन सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे एक और करता है, नॉन रिपुडिएशन का, नॉन रिपुडिएशन, रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन का मतलब होता है कि सेंडर जो है डिनाई नहीं कर सकता है कि मैंने मैसेज नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है, अगर वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आया हुआ है तो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये है हमारा, ये तो हमारा सीआईए के प्रिंसिपल है, कॉन्फिडेंशियल है कि डाटा सिक्योर हो, इंटीग्रेटिव, डाटा मॉडिफाइड नहीं हो, अवेलेबल का मतलब होता है कि डेटा जो है हमारा 24 आवर अवेलेबल है, इवन आफ्टर क्रैश ऑल्सो, ओके। तो नॉन रिपुडिएशन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पुश का है, सॉरी उसका स्टैक का है। स्टैक हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स में एक टर्म्स है, ठीक है। स्टैक क्या करता है कि जैसे कि हमारा आपने देखा होगा ना कि बुक, अभी लाइब्रेरी में गए होगे तो सारे चीजें ऐसे स्टैक में रखी रहती हैं, ठीक है। और आप जो है यहाँ से निकाल रहे हो इस तरह से, अगर आप सीधे इससे निकालोगे तो ऊपर की किताबें गिर जाएंगी, राइट। तो क्या होगा, ऊपर से आप डाल सकते हो और ऊपर से निकाल सकते हो। आपने चिड़िया देखा है शटल, शटल कैसे होता है कि एक डालोगे फिर वहीं से निकालोगे, तो मतलब क्या होगा कि जो लास्ट इन होगा, लास्ट इन होगा वही जो हमारा फर्स्ट आउट होगा, फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक पुश होता है, पुश का मतलब है डेटा अंदर जा रहा है। एक पॉप होता है, पॉप होता है मतलब डेटा यहाँ से बाहर जा रहा है। एक पीक होता है, पीक क्या करता है, या टॉप बोलते हैं जिसको, टॉप क्या करता है, इसको पॉइंट आउट करता है एकदम कि कौन सा इस पे है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है पुश पॉप का, और उसमें बोलते हैं व्हाट विल बी टॉप ऑफ द स्टैक, कि सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन के बाद कौन सा टॉप में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पुश किया, मतलब पुश मतलब अंदर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 चला गया। उसके बाद पुश किया 10 को, तो फिर से इसके ऊपर आएगा 10 आएगा, फिर से 25 पुश किया, ठीक है। तो मतलब ये गया उसके बाद पॉप किया, ठीक है। तो पॉप किया मतलब ये बाहर निकल गया, तो अब ये नहीं है, ठीक है। अब ये इतनी चीजें बची हैं, 5 10 बचा हुआ है। अब फिर से पुश किया 30 को, ठीक है, 30 डाल दिया इसमें। फिर से पुश किया 40 को, 40 डाल दिया इसमें। फिर एक पॉप कर दिया, पॉप किया मतलब ये निकल गया, ठीक है। तो ये निकल गया, तब बचेगा क्या, 5 10 30। फिर से इसने पॉप किया तो ये निकल गया, तो बचेगा 5 और 10, ठीक है। ये इसमें बचेगा। अब बोल रहा है कि अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है ना, व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक मतलब ये वाला स्टैक हमारा टॉप पे आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर इज 10। इसका आंसर आपको पहले से ही पता है, बट इसका करेक्ट स्टैक है, इस वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये A web application receive a sensitive customer information through the HTML forms. Which HTML method should be preferred to for transmitting a confidential information? देखो confidential information की बात करें ट्रांसमिट का, ठीक है।
तो देखो ये गेट क्या करता है, गेट मतलब क्या है कि हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं कहीं सर्वर से, गेट मतलब यूआरएल में कुछ भी भेज रहे हैं। तो यूआरएल क्या है, एक लिमिटेड सोर्स होता है, वहां पे बहुत बड़ा और यूआरएल में एक्सपोज हो सकता है ना, यूआरएल तो थ्रेड के लिए एक्सपोज ही है कि यूआरएल में कुछ भी डालोगे दिखेगा ही। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो यूआरएल के थ्रू भेज नहीं सकते, तो ये तो गलत है। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट जो है हमारा डेटा को, डेटा डालता है उसमें पेलोड में भर करके, ठीक है। तो पेलोड में जब कोई डेटा जाएगा तो ये बहुत बल्क में होगा, पेलोड हमारा जो है यूआरएल में जाता नहीं, एक्सपोज होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर कॉन्फिडेंस आंसर हमारा यही पोस्ट है, ठीक है। इसका थ्योरी पूरा लिख रखा है, डेटा अपीयर्स इन यूआरएल, लिमिटेड लेंथ होता है, कैचे होती है, ठीक है, ये सेंड होता है रिक्वेस्ट बॉडी में, सपोर्ट करता है। ये पोस्ट जो है डाटा को इनक्रिप्ट नहीं करता, ठीक है, डाटा को इनक्रिप्ट नहीं करता है, ये स्टेबल टीएसएल के ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है। और विच अवॉइड द एक्सपोजिंग द डेटा टू यूआरएल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। ये कंपनी हैज ऑफिस ऑफ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई, कनेक्टेड थ्रू राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दैट, उसने नोटिस किया कि वेन एवर वैन वैन लिंक वाइड एरिया नेटवर्क लिंक फेल होता है, ठीक है, जब चारों नेटवर्क कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये राउटर ऑटोमेटिकली डिस्कवर अल्टरनेटिव पाथ विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब अल्टरनेटिव पाथ की बात कर रहा है कि मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, ठीक है। हाउएवर द कंजर्वेंस टाइम नियरली हैव ए 3 मिनट्स, मतलब सारी चीज ऑटोमेटिक करने में, कनेक्शन स्टैब्लिश करने में इसको 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। काजिंग टेम्पोररी कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखो विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल मोस्ट लाइकली टू बी यूज, इस केस में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन ना पूछ करके मैंने इसको घुमा फिरा करके उसकी प्रॉपर्टीज पूछी, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है प्रोटोकॉल्स की तो यूज आप कर सकते हो। प्रोटोकॉल्स देखो दो तरह के होते हैं, एक आईजीपी होती है एंड एक ईजीपी होती है। ईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, सेम ऑटोनॉमस सिस्टम एंड डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम में काम होता है। मतलब कि ये सेम आईएसपी प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, ये मल्टीपल आईएसपी प्रोवाइडर के कम्युनिकेशन के यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है हमारा आरआईपी, इसके अंदर आता है हमारा बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यहाँ पे आता है ओएसपीएस, ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग तो देखो बात ही नहीं है, अगर ये बचा है जो स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक रूट यूज हो रहा है, तो स्टैटिक राउटिंग तो हो नहीं, होगा नहीं। अब देखो आरआईपी क्या करता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, ये क्या करता है कि जैसे ही, जैसे कि ये चार हैं, ये एक, दो, तीन, चार, चार नेटवर्क हैं, ठीक है। हर राउटर, ये चार राउटर हैं, हर राउटर के पास जो है इसके नियर बाई राउटर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये हर 30 सेकंड में ये राउटिंग इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। बट हर राउटर को सिर्फ उसके नियर बाई राउटर का इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हर 30 सेकंड में शेयर करते हैं। ये अगर ओएसपीएस की देखो, ये हमारा क्या करता है, कनेक्टेड थ्रू दी राउटर्स, ठीक है। एक कंपनी है, कोई सिंगल है, तो इतना इतना तो मान के चलो कि वो लोग सेम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो बीजेपी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो बीजेपी वैसे ही हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में बात करना क्या है, ओएसपीएस क्या होता है, ओएसपीएस क्या करता है, इसमें भी ऐसे ही है, कनेक्शंस होते हैं। बट ओएसपीएस में एक चीज होती है कि ये लोग ना, ये राउटर जो है इसको सारे राउटर के टेबल है, राउटिंग टेबल्स ये शेयर करते हैं, पूरे राउटर का इन्फॉर्मेशन पता है, जिससे कि ये क्या करता है, लिंक लिस्ट में पूरा काम करता है, और इसको सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशन पता है, तो इसको पता है कौन सा बेस्ट पाथ होगा। यहाँ पे जो है हर राउटर का सिर्फ नियर बाय राउटर के का इन्फॉर्मेशन पता है, और यहाँ पे कोई राउटर का ब्रेक होता है, 30 सेकंड लगते हैं उसको रिकनेक्शन करने में या रिस्टेब्लिश करने में, या कोई राउटर अगर चेंजेस होता है, ठीक है। और हर 30 सेकंड में मतलब कि 30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और तो उसको प्रोसेसिंग करने में नेक्स्ट राउटर के इन्फॉर्मेशन को 30 सेकंड लगता है। तो जिससे ये क्या, मल्टीपल राउटर्स हैं तो इसको 30 30 सेकंड करोगे तो ये, तो मल्टीपल राउटर्स की भी कह रहे हैं कंजर्वेशन टाइम ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें एक पूरा राउटिंग इन्फॉर्मेशन तो इमीडिएटली जो है इसको बेस्ट पाथ मिल जाएगा, सारे राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट राइट जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आरआईपी होगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स वर्जन 2, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर, राइट। नाउ ये पूरा डिस्टेंस दिया है, ओएसपी, बीजीपी, स्टैटिक राउटिंग क्या है इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब एक डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कीज, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस वन बाय वन इनिशियली इंपोर्ट द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल, इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल निकालना है इसमें से। देखो इन ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री पहले बना लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में कैसे बोला था मैंने कि बाइनरी सर्च ट्री का जो रूट होता है, रूट के लेफ्ट साइड जो है उसका छोटा होता है, उससे छोटा होता है, रूट के राइट साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 15 आ जाएगा, एक रूट हो गया 15। फिर उसके बाद देखो 15 के बाद क्या है, 15 के बाद हमारा 10 है, 10 से छोटा है तो यहाँ आएगा, उसके बाद 20 है, 20 उससे छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 है, 8 10 से छोटा है तो फिर यहाँ पे आएगा। और फिर 18 है, 8 के बाद 12 है, 12 जो है 10 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 18, 18 20 से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 25 है, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा बीएसटी बन गया, बीएसटी,
ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। अब इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, इन ऑर्डर देखो दो चीज तीन चीजें होती हैं, प्री प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। मैं तीनों निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तीनों चीजें याद रखना। प्री का मतलब है फर्स्ट, फर्स्ट विजिट। ठीक है, इसका होता है सेकंड विजिट, इसका होता है थर्ड विजिट। थर्ड विजिट इसका मतलब है कि आप स्टार्ट करोगे जैसे जैसे जहां पे जितनी बार विजिट करोगे, ठीक है, इसको इससे कर देते हैं। ठीक है, जहां पे जितनी बार विजिट करोगे उस बेसिस पे लिखना है। ठीक है, तो हमने ये चीजें कर ली। अब देखो कि मैंने बताया प्री, इन, पोस्ट। ठीक है, प्री मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया राउटर, फर्स्ट विजिट किया 15 से, रूट से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड में पहले जाते हैं फिर राइट में जाएंगे। ठीक है, रूट से स्टार्ट किया फर्स्ट, मैंने बताया था प्री वाले में फर्स्ट विजिट है तो मतलब पहले 15 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर 10 है, फिर फर्स्ट विजिट है तो फिर 10 आएगा, फिर क्या है यहाँ जाएगा, फिर जो है 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ से जब आने के बाद ये दो दूसरी विजिट हुई, दूसरी विजिट किसके पास है, सेकंड वाले इन वाले के पास, तो पहले 8 आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ फिर जाकर फिर तीसरी विजिट है, थर्ड विजिट किसके पास जा रही है, फिर से यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट वाले के पास जा रही है थर्ड विजिट। फिर यहाँ गया, अब क्या है देखो 10 के बाद सेकंड विजिट हुआ, तो सेकंड विजिट कितना है, इस पे आएगा। फिर यहाँ से निकला, यहाँ पे फर्स्ट विजिट आया तो ये फर्स्ट विजिट 12 पे जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा, सेकंड विजिट हुआ, सेकंड विजिट फिर यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, थर्ड विजिट हुआ तो यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये थर्ड विजिट हुआ ना 10 पे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 15 पे, तो ये क्या होगा हमारा सेकंड विजिट हो गया, 15 हो गया। फिर यहाँ जाएगा फर्स्ट विजिट 20 हो गया। फिर यहाँ जाएगा फर्स्ट विजिट 18 हो गया। फिर 18 के बाद से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड विजिट हो गया तो 18 यहाँ आएगा। फिर ये हमारा थर्ड विजिट हो गया तो फिर ये 18 यहाँ आ जाएगा। फिर ये सेकंड विजिट हुआ तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये फर्स्ट विजिट हुआ तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सेकंड विजिट हुआ। ठीक है, तो हमारा ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये थर्ड विजिट हुआ तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे जाएगा, थर्ड विजिट हुआ तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गया ये तो सेकंड विजिट हुआ तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अब ये सारे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकल गया हमारा। ठीक है, समझ में आया, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाओगे, जो मैंने रटा था मतलब मैंने याद करा था अपने तरीके से। ठीक है, अभी ज्यादा फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ट्रांसफर। इन ऑर्डर में देखो 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, 25 है। 8, 10, 12, 15, 20, 25। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 15, 10, 8, 12, 20, 18, 25। ठीक है, ये 18 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्री हो गया, ये तो प्री हो गया, ये इन हो गया, और ये क्या है 8, 10, 12, 8, 8, 12, 10, 18, 25, 20, 15, ये हो गया पोस्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तब समझ में आ गया कि कैसे कैसे हो रहा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी से बेसिस पे क्वेश्चन है हमारा। ये चीजें देखो, अब मैंने बताया था बीएसटी में। ठीक है, बीएसटी में बोलना है कि ये कौन सा जो है ऑर्डर जो है हमारा करेक्ट है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या सारे करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि स्टार्ट किया कहाँ से, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या हुआ, देखो इन ऑर्डर में क्या हुआ था, मैं उसी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये रूट से स्टार्ट हो रहा है तो हमने पहले किसको लिखा था, रूट से स्टार्ट हो रहा था 15 मतलब प्री, तो पहला जो है तो रूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या जा रहे हैं, उसके बाद जो है सेकंड विजिट, उसके बाद हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो रूट, लेफ्ट, राइट, राइट। तो क्या हो गया, रूट लेफ्ट राइट, तो क्या हो गया, ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया, राइट। रूट गए, रूट गया, लेफ्ट गए, देन राइट गया, प्री ऑर्डर हो गया। सॉरी, हाँ ये फिर इन ऑर्डर क्या है, पहला तो लेफ्ट होगा, फिर सेकंड वाले में रूट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, राइट हो गया। इसमें भी लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, देन रूट हो गया। ठीक है, तीन चीजें हैं। अब यही चीजें हैं देखोगे तो यहाँ पे इन ऑर्डर में पहला लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा, राइट होगा, रूट लेफ्ट राइट, प्री ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट, तो इसका कर सारे आंसर इसके करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, फिर एक क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। ये फाइल सर्वर ट्रांसमिटिंग लार्ज फाइल टू द क्लाइंट यूजिंग अ टीसीपी, ड्यूरिंग ट्रांसफर द क्लाइंट इज प्रोसेसिंग प्रीवियसली रिसीव डाटा एंड टेम्पोरली कैन नॉट एक्सेप्ट द एडिशनल पैकेज। मतलब कह रहे हैं कि टीसीपी जो है हमारा, टीसीपी जो है इसको भेजे जा रहा है किस पे, सर्वर को, सर्वर को। ठीक है,
और सर्वर उस चीज़ को प्रोसेस, इसके भी क्वेश्चंस तो चलो आपको आंसर तो पता ही चल गया। पता नहीं क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिख जा रहे हैं आप लोग को। अब सर्वर के पास ये डाटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। अब इसका क्या है कि पूरा इसका विंडो जो है फुल हो चुका है। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है कि और पैकेट को प्रोसेस कर सके। तो ये क्या करता है कि कह रहे हैं कैन नॉट प्रोसेस। अब ये नहीं चाह रहे हैं कि कनेक्शन क्लोज हो जाए। उसके लिए क्या, कौन सा तरीका यूज करें कि जिससे कि कनेक्शन पॉज में रहे, और जब ये रिसीवर के पास जो है विंडोज खाली हो तो फिर से ये ट्रांसफर हो जाए। इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल करते हैं। अब तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, लिखा हुआ पूरा। बट फिर भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, अभी हमारे पास सेंडर है जिसको सर्वर है, रिसीवर के पास है, ठीक है। अब रिसीवर ने पैकेट एक भेजा, इनके पास पैकेट एक था, टाइम था, विंडोज बफर था हमारे पास, इन्होंने प्रोसेस किया। पैकेट दो किया, पैकेट तीन किया, और फिर मल्टीपल पैकेट भेजते रहे। तो अब क्या हुआ, पूरा विंडोज साइज इनका 0 हो गया है, और इसके बाद पूरा बफर फुल हो चुका है। अब एक भी पैकेट आएगा ना तो पैकेट प्रोसेस नहीं हो पाया। तो जैसे इसका विंडो साइज 0 हुआ, इन्होंने क्या किया, विंडो साइज 0 भेज दिया रिसीवर के पास, सॉरी सेंडर के पास। सेंडर को जैसे ही विंडो साइज 0 पर गया, उसको पता चल गया कि भाई अब रिसीवर के पास कुछ मत भेजो, उसके पास कुछ नहीं है प्रोसेस करने के लिए, वरना हमारा डेटा डिस्कार्ड होता जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर वेट करेगा। जैसे ही इसके पास कुछ खाली होगा डेटा, कुछ बफर खाली होगा रिसीवर के साइड विंडोज में, अब इन्होंने क्या किया, फिर से विंडोज साइज बोल दिया मेरे पास 5। इसका मतलब 5 आप पैकेट मुझे भेज सकते हैं, फिर से ट्रांसमिशन रिज्यूम होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंडर ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा जो है एग्जीक्यूशन जो है, मतलब क्या है कि भेजने का तरीका जो है वो पॉज हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कनेक्शन क्लोज कर दे रहा है या स्टॉप हो जा रहा है, पॉज कर दे रहा है, वेट कर रहा है कि विंडो साइज जब अवेलेबल होगा तो भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अभी आंसर ही दिख जा रहा है। ठीक है, चलो दिख गया तो दिखिए, आप क्या करें। कंपनी होस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, वो क्या करें, कॉमर्स वेबसाइट हो गए, उसमें देख रहे हैं कि सडन स्पाइक हो रहा है ट्रैफिक में कुछ फेस्टिवल सीजन में, ठीक है। और नेटवर्क कंजेशन इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्क कंजेशन का मतलब है कि बार बार हम पैकेट्स भेज रहे हैं और वो डिस्कार्ड हो जा रहा है पैकेट, मतलब कि रास्ता बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, और यहाँ पे कोई रिसीवर है, जैसे कि मान लो कि लैपटॉप है, लैपटॉप का सेल लगी हुई है, यहाँ से मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो 50 ही रिक्वेस्ट कर सकता है, ये बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ से। अब कोई नया आएगा तो वो क्या करेगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, तो रिस्पॉन्स बहुत लेट लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो टीसीपी डिटेक्ट दैट पैकेट्स लॉस थ्रू द मल्टीपल डुप्लीकेट एसीके। सो इंस्टेड ऑफ retransmitting the congestion packet window is one segment, TCP reduce the congestion window and continue the transmit without anything a slow start. Which TCP is configurations is being used? देखो, इसको पढ़ने से आपको हो सकता है कि आप नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब दो चीजें हैं, एक स्लो स्टार्ट होती है, एक फास्ट रिकवरी होती है, ठीक है। ये विंडो साइज तो आपने पढ़ा है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की, कि एक साइडिंग विंडो की जितनी स्लाइड होगी वो आपकी स्लाइड होती जाएगी, जैसे 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 वो जितना, मतलब जितना विंडोज का साइज है उतना ही पैकेट प्रोसेस करता है। ये विंडो प्रोसेस किया, रिमेनिंग पैकेट आया, वो प्रोसेस किया, रिमेनिंग पैकेट आया, ठीक है। 3 वे हैंड सेकिंग तो पता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। ये दोनों बताता हूँ क्या है। स्लो स्टार्ट का मतलब, जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स से मूवी डाउनलोड कर रहे हो, या फिर टोरेंटो यूज कर रहे होंगे बहुत सारे लोग तो, ठीक है, वहां से मूवी डाउनलोड कर रहे हो। तो आपका ऐसा नहीं कि इनिशियली जैसे आपने डाउनलोड स्टार्ट किया बस बिल्कुल एकदम जीबी में, जीबीपीएस में स्पीड देना शुरू कर दिया। स्लो स्टार्ट का मतलब है कि पहले धीरे धीरे जो है सर्वर से आपको रिसीव करने के लिए आपको डेटा जो है धीरे धीरे भेजा जाएगा। कि स्टार्ट है पता नहीं कितना साइज एक साथ में प्रोसेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं कैपेसिटी कितनी, बैंडविड्थ कितनी है, कितना प्रोसेस ले सकता, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। जैसे जैसे उसको पता चलेगा बैंडविड्थ है, पहले एक भेजेगा, फिर दो भेजेगा पैकेट, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ऐसे भेजता जाएगा। और जैसे उसको लगेगा कि विंडोज एकदम फुल हो गया तो पैकेट फिर से वो स्टार्ट कर देगा स्लो से, 0 से, मतलब फिर धीरे धीरे भेजना स्टार्ट करेगा। उसको लगेगा कि बैंडविड्थ जैसे कम हो गया, तो ये हमारा स्लो स्टार्ट होगा। फास्ट रिकवरी का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हमारे विंडो साइज, हमारे मान लो विंडो साइज हमारा 10 है, मतलब 10 पैकेट एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 से एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अब अचानक से स्पाइक बढ़ा तो इसने बहुत ज्यादा जो है पैकेट्स आए, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ गए। अब इतना तो प्रोसेस कर नहीं पाएगा ये, ठीक है। अब करता क्या है कि ये, कि इसको 0 प्रोसेस करने से बेहतर, मैं स्लो करने से पहले तो ये क्या करेगा कि ठीक है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं विंडोज साइज अपना इसको हाफ कर लेता हूँ, ठीक है, हाफ कर लेता हूँ, फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं फास्ट रिकवरी, कि आपका जो है पूरा 0 न कर स्टार्ट नहीं हो करना है, स्टार्ट से नहीं करना है, फिर से आपको स्लो नहीं स्टार्ट करना है, हाफ कर देगा, फिर 5 पैकेट एक साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, और फिर बाद में धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका विजुअल डायग्राम मैं आपको ये चीज दिखा दे रहा हूँ कैसे ये काम करता है। अब ये इन्होंने क्या बोला कि पैकेट भेजा, एक पैकेट गया, दो पैकेट गया, पैकेट पे गया, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा, एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा।
लेकिन पैकेट 3 भेज दिया और ये पैकेट लॉस हो गया। फिर पैकेट 4 भेज दिया। जैसे ही पैकेट 4 आया, इसको लगा यार पैकेट 3 तो मेरे पास आया नहीं, फिर पैकेट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब ये तो पहला भेजा, इसका डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट। तो अब क्या है, इसकी स्लो स्टार्ट का मतलब होता है कि देखो पैकेट में ना जो हमारा टीटीएल होती है, टीटीएल में क्या होता है कि टाइम टू लीव मैंने बढ़ाया था, उसमें आईसीएमपी पैकेट होती है, आईसीएमपी क्या करते हैं, पिंग मैसेज भेजती है, कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है, तो ये मैसेज करेगी। ये वेट करता है कि जब तक टीटीएल की वैल्यू जीरो नहीं होता, ये टाइम एक्सीड नहीं होती है, तब तक ये एसएमपी पैकेट नहीं जाएगा, हमारा पैकेट लॉस्ट हुआ नहीं हुआ नहीं बताएगा इसको। लेकिन हम बार बार नॉलेज भेज रहे हैं, तो ये वेट करने की बजाय एसएमपी पैकेट को कि मेरे पास पहुंचा नहीं, इसको लग गया कि नहीं इसके पास नहीं डेटा पहुंचा, पैकेट लॉस हो गया है, तो इसको पूरा जीरो होने से पहले ही ये रीट्रांसमिट कर देगा और अपने विंडोज की साइज रिड्यूस कर देगा कि प्रोसेस पैकेट जो उतना डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, हाफ कर देगा, और फिर से वो पैकेट जो 5 6 जो भी रिक्वेस्टेड है वो सीधे भेजना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं फास्ट रिकवरी। ओके। देन एक नेट पैट इंटरप्राइज लेवल का है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 500 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, कंपनी में पूरा 500 एम्प्लॉय हैं, 500 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, यहाँ पे कुछ राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है। ये राउटर है, ये कंपनी है, ये यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट है, सिंगल आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, सिंगल पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऑल द एम्प्लॉय आर एबल टू ब्राउज इंटरनेट साइमल्टेनियसली विदाउट एनी इशू। कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ऐसा क्या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करें कि सारे लोग जो हैं एक साथ इंटरनेट पे सेम रिक्वेस्ट या साइमल्टेनियसली ब्राउज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब 500 एम्प्लॉय हैं, सब लोग सेम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा। मैंने अभी बहुत चीजें बहुत बार बताई है, फिर से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो शायद 2 3 क्वेश्चन इस पे करवाया मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि सेम आईपी एड्रेस, मतलब एक आईपी एड्रेस एक को देंगे तो ये यूज करेगा, फिर दूसरे को देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ये यूज करते हैं हम लोग, पैट यूज करते हैं। पैट का मतलब होता है पोर्ट। अब सेम आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से जाएगा, तो 500 लोग हैं तो 500 पोर्ट क्रिएट कर देंगे, 101 से लेकर के 101 से लेकर के यहाँ 500 तक या 600 तक कर लेंगे, ठीक है। 600 तक कर लेंगे तो 500 के अलग अलग पोर्ट में सेम आईपी एड्रेस डिफरेंट पोर्ट पे, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा इस पोर्ट से आएगा और रिक्वेस्ट पे चला जाएगा उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं। ये प्राइवेट एड्रेस सब लोग यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो प्राइवेट एड्रेस होता है वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो इंटरनेट पे, और सब लोग किसको इंटरनेट बाहर के लोग जो है जानते हैं कि अरे ये तो एक ही बंदा है, ये सिंगल आईपी एड्रेस है, बट इसके अंदर कितने हैं किसी को नहीं पता, कौन लोग कौन सा पीसी यूज कर रहा है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, सारे प्राइवेट एड्रेस। तो इस प्राइवेट एड्रेस से पब्लिक एड्रेस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नेट का यूज करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। और नेटवर्क कन्वर्ट करने के बाद एक पैट लगा देते हैं आगे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की, आईपी एड्रेस को सबके अलग अलग पोर्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि हमारे सब लोग एक साथ ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट को। इसका करेक्ट आंसर हमारा यही, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये इस तरह से होता है, देख लेना। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई बैंक है, मेंटेन करता है 2 टेबल, एक कस्टमर टेबल है, हमारा अकाउंट टेबल, ठीक है। ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, बोल रहे हैं क्या करेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट द कस्टमर नेम अकाउंट नंबर फ्रॉम द कस्टमर, इनर ज्वाइन कर। देखो यहाँ से एक चीज, ये वर्ड इनर ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन का मतलब 2 टेबल को ज्वाइन करना। डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल ज्वाइन हो सकता है, सेल्फ ज्वाइन हो सकता है, इनर ज्वाइन हो सकता है, आउटर ज्वाइन हो सकता है, फुल आउटर ज्वाइन हो सकता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो सकता है, राइट आउटर ज्वाइन हो सकता है। ये इनर ज्वाइन का क्वेश्चन। इनर ज्वाइन के मतलब होता है कि जिससे कि क्या बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों टेबल में कॉमन हो ना, वही चीजें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वही चीजें रिट्रीव करते हैं टेबल से, ठीक है। तो अब अगर देख लो कि कस्टमर का नाम रिट्रीव करना है, अकाउंट नंबर रिट्रीव करना है, ठीक है। तो कस्टमर का नाम रिट्रीव होगा, आपका अकाउंट नंबर रिट्रीव होगा फ्रॉम द कस्टमर टेबल से, जिसमें से इन्होंने क्या किया, इनर ज्वाइन अकाउंट टेबल को इनर ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर की आईडी है ना, एज ए प्राइमरी की यूज हो रही है, बट यहाँ पे कस्टमर की एज ए फॉरेन की यूज हो रही है, रेफरेंस इंटीग्रिटी के 2 टेबल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कस्टमर आईडी जहां से बराबर है कस्टमर आईडी पे, अब कस्टमर आईडी जहां पे जिन पे बराबर ये तीनों देख लो, इन तीनों कहाँ पे हैं। 101 राहुल आएंगे, 103 नेहा आएंगी, 104 प्रिया आएंगी, तो मतलब ये वाला तो नहीं होगा, तो मतलब राहुल नेहा प्रिया, राहुल अमित तो है ही नहीं, ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। राहुल नेहा प्रिया ये तीनों हो गए, इसके अकाउंट नंबर ये हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि एक जो है हमारा कस्टमर ट्रांसफर किया 100 रुपये, मतलब कि ए से उसने ट्रांसफर किया बी में 100 रुपये, वन अरे सॉरी 10 के, 10 के ट्रांसफर किया, तो ए में कितना बचा, ए माइनस 10 के, बी में कितना होगा, बी प्लस 10 के होगा, नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है। बट ट्रांसफर किया ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एंड ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन हो रहा है। अपडेट दिस सेट बैलेंस इतना, वेयर अकाउंट नंबर इज ए,
ठीक है, तो ए पे ठीक है, इसने सेट कर दिया कि माई टाइम -10 कर दिया, ठीक है। अपडेट द बैलेंस ऑफ बी वेयर अकाउंट नंबर इज बी, ठीक है, यहाँ पे बी कर दिया। तो इफ द, अब देखो यहाँ पे अपडेट कर, अब सपोज क्रैशेस इमीडिएटली डिडक्टिंग इतना, मतलब कि यहाँ से तो डिडक्ट हो गया, ये चीजें कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पे ना होकर यहाँ तक ना होकर यहाँ पे मतलब क्रैश कर गया सिस्टम, ठीक है। बट बिफोर एडिंग द अकाउंट नंबर बी विच एसिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट आइदर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली एंड नाइदर इज कंप्लीटेड। या तो आइदर आर मतलब, या तो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या तो ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये किसकी प्रॉपर्टीज है, मैंने भी कल के ही लेक्चर में बताया था, ये एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टीज है। ये किसकी प्रॉपर्टी, या तो आइदर और, या तो नाइदर नॉर, या तो हो या तो नहीं हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमारा डेटा कंसिस्ट स्टेट में रहे, मतलब कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद डेटा सेट हमारा जो है ट्रांजेक्शन पूरा जो है कंसिस्ट रहे, हमारा टेबल कंसिस्टेंसी में रहे, ठीक है, स्टेट में रहे। आइसोलेशन का मतलब दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे का इंटरफेयर ना कर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्रैश हो गया, डिजास्टर रिकवरी कुछ भी हो गया, हमारा डेटा सेफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेंट आंसर सी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक बैंक स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, देखो कस्टमर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप देखा करो कि क्या ये दोनों टेबल्स इसको डिफरेंट टेबल में तोड़ सकते हैं क्या। अगर आप देखोगे तो कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच आईडी, ठीक है, एक टेबल में रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से कस्टमर निकल गया, अगर मैं इस रो को डिलीट करूं, तो ये भी तो रो डिलीट हो जाएगा एक साथ ही। तो मतलब कि ये ब्रांच ही गायब हो जाएगी, अब ब्रांच ही हटा दोगे पूरे हमारे टेबल से, नहीं ना। तो यहाँ पे रिडंडेंसी है। अब यही रिडंडेंसी किस तरह का रिडंडेंसी, मतलब कि हमारा ये वाला टेबल, ये वाला इतना टेबल, ये डिपेंड हो रहा है इस चीज पे, या ये चीजें डिपेंड है इस पे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी आएगी बताओ। डिपेंडेंसी की बात हो रही है, पार्शियली डिपेंडेंसी की बात हो रही है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा इसका बताओ। पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांजेक्टिव डिपेंडेंसी की बात हो रही है, तो बताओ। ठीक है, ए डाटाबेस डिजाइनर इज ऑब्जर्व द ब्रांच नेम डिपेंड्स ऑन ओनली द ब्रांच आईडी, नॉट डायरेक्टली टू द कस्टमर आईडी, ठीक है। ब्रांच नेम इस पे डिपेंडेंट है, और ब्रांच आईडी से जो है कस्टमर आईडी ब्रांच आईडी से, ब्रांच आईडी जो है कस्टमर, तो कस्टमर जो है ब्रांच आईडी से, ब्रांच आईडी, तो ये क्या है ट्रांस, देखो दो चीजें एक साथ जो है वो डिफाइन हो रही है, समझ में आ रहा है कि मतलब दो नान की एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये दोनों नान की एट्रीब्यूट्स हैं, एक दूसरे को पार्शियली डिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सॉरी ये क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, नॉन के डिपेंडेंट, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म वायलेट कर रही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको दिख गया पहले से, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये सबनेटिंग का क्वेश्चन है, और मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एलोकेटेड है मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, इस तरह के कुछ उन्होंने एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया, ठीक है। इसके आईपी एड्रेस है। अब देखो ये चीजें जो डिफाइन करती है ना, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस का पार्ट होता है, और ये चीजें होस्ट एड्रेस की होती हैं, ठीक है। ये हमारा जो सबनेटिंग के यूज होता है, नेटवर्क के लिए डिफाइन करता है, ठीक है, कि इतना चीजें हमारा क्या है कि ब्लॉक, ये क्या है कि ब्लॉक नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं देखो सबनेटिंग में, अब कह रहे हैं नेटवर्क एडमिन नीड टू क्रिएट द एग्जैक्टली द 4 सबनेट टू अकोमोडेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब इसका 4 सबनेट क्रिएट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछ रहे हैं कि जब सबनेट क्रिएट होने के बाद बोल रहे हैं कि इसका जो है सबनेट मास्क आईडी क्या होगी, और कितना रियूजेबल जो है होस्ट एड्रेस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, रियूजेबल होस्ट एड्रेस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इसको तोड़ते हैं, ठीक है। 192.168.10.0/24, अब ये हमारा एक सबनेट मास्क दिया हुआ है, सबनेट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में पहले सबनेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो ये चीजें हैं, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कि फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट करता है किसके, ये जो नेटवर्क एड्रेस के लिए, ठीक है। तो अब ये नेटवर्क एड्रेस के लिए, तो होस्ट एड्रेस के लिए कितना है, होस्ट आईडी कितनी होगी इसकी, होस्ट आईडी रिमेनिंग होगी। हमको पता है कि ये कौन से टाइप का है क्लास, अगर कल या परसों के लेक्चर्स में देखा होगा आपने, तो ये मैंने बताया था क्लास सी टाइप का होता है, क्लास सी टाइप है, ठीक है। टोटल 5 टाइप के क्लासेस होते हैं हमारे, जो है ये IPv4 के अंदर आता है, जो कि 32 बिट का होता है, 32 बिट का हुआ। तो ये नेटवर्क के लिए यूज होता है, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे हैं, बाकी रिमेनिंग 8 बचा, तो ये हमारा होस्ट आईडी के लिए यूज होगा। अब कुछ लोग जो है क्या करेंगे कि इसी के पावर 8 कर देंगे, और ये क्या होगा, 2 दूना 4,
ये 512 लिख देंगे, ठीक है, 512 आ जाएगा इसका, और फिर इसमें 2 घटाकर 510, 510, ये बोलना है इतना रीयूजेबल है, बट ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो कि क्यों, क्योंकि ये अगर ये चीजें नहीं बोलती कि 4 सबनेट क्रिएट करना है, तो सही होता है ये चीजें कि आप इतना रियूजेबल 510 जो है रियूजेबल आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, सॉरी होस्ट आईडी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे 4 सबनेट मास्क भी क्रिएट करना है, उसके बाद बताना है कि कितने रियूजेबल बचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो कि कितने आईडी, कितनी जो है रिमेनिंग बिट से हम लोग कितना बिट और ले लें नेटवर्क आईडी क्रिएट करने के लिए, सबनेट नेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज्ड है 24, तो कितना और ले लें, उसके लिए जितना हमारे पास सबनेट रिक्वायर्ड है उसका टू के पावर एन कर दोगे और एन की वैल्यू निकाल दोगे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से 2 और निकालोगे तो हमें पता, हमें 4 जो है सबनेट और क्रिएट कर सकते हैं। तो टोटल अब नेटवर्किंग के लिए कितना, सबनेटिंग के लिए कितना बचा, 26, 24 तो पहले था, 2 ये बचा 26। तो अब रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास होस्ट आईडी के लिए, होस्ट आईडी के लिए हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 32 माइनस 26 बचा 6, ठीक है। अब 6, अब देखो अब रियूजुअल होस्ट कितने होंगे, होस्ट आईडी अब कितनी बचेगी, होस्ट आईडी बचने के लिए 2 के पावर एन, मतलब कि 2 के पावर 6, मतलब कि 32, राइट। 32 होगा, 64, सॉरी 64 होगा, ठीक है, हाँ 64 होगा, ठीक है। अब 64 तो होगा 60, यहाँ पे 512 होगा, 256 होगा, आप लोग कैलकुलेट करना, मेरी गणित बहुत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 64 हो गया, 2 के पावर 6, ठीक है, 2 के पावर 6 64 हो गया, ठीक है। अब 64 हो गया तो अब मतलब 64 हो सकता है, कुछ लोग तो ये मार के चले जाएंगे, ठीक है, 64 हो, 64 मार के चले जाएंगे, बट ये नहीं करना है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें जो है दो एक दो आईपी एड्रेस रिजर्व कर लिए जाते हैं, एक होस्ट आईडी के लिए, एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, एक नेटवर्क आईडी के लिए, ठीक है। 2 रिजर्व कर ले जाते हैं, तो अब बचेगा क्या, 62। तो 62 रीयूजेबल है, अगर देखोगे तो ये करेक्ट है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी 62 कर देता तो आपको समझना पड़ता, नहीं अच्छा यहाँ पे कुछ सेम ही है दोनों, तो ठीक है इन्होंने सही कर रखा है, तो ठीक है। तो ये मतलब ये करेक्ट है। अब कैसे ये करेक्ट है, देखो अब हमारे पास 26 जो है नेटवर्क आईडी के लिए यूज हुए हैं, ठीक है, सबनेट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब 26 मतलब कि 8 बिट और 2 बिट, ये है ना। तो मतलब कि ये हमारा होगा 11000000, ये 8 बिट क्रिएट होगा इसमें ऐसे, ठीक है। इसमें तो सबके 1 होगा तो 256, 255 होगा, 255 होगा, ये 255 होगा, ये होगा 190, 192, ठीक है। तो ये हमारा सबनेट मास्क इसका ये हो जाएगा 192, और होस्ट आईडी, रिजुअल होस्ट आईडी ये हमारा हो जाएगा कौन सा, 62। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है, ठीक है। सबनेटिंग कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो आपसे फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्या है, कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं कुछ, देखो ऐसा इन्होंने बस क्वेश्चन कह रखा है कि कंपाइलर डिजाइन, इन कंपाइलर डिजाइन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन स्टैक आर प्रीवियसली यूज विच आर द अलजेब्रिक इनफिक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर देखो ये है हमारा इनफिक्स में है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट टू पोस्ट फिक्स में, ठीक है। स्टैक बेस्ड ऑपरेशन है हमारा, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप ना नोटेशन समझ लीजिए कि इसका जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कि इसका हमारा जो ऑपरेशन है ना वो कैसे, प्रेसिडेंस जो ऑपरेशन है ना वो कैसे परफॉर्म होता है। प्रेसिडेंट ऑपरेशन का मतलब है कि ये देखो सबसे पहले हमारा तो अगर कोई ये है ये होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, ये हमारा जो है एक फॉर्मेट होगा। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे सॉल्व करके जाते हैं, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में मतलब हम लोग किसके जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो ये ए प्लस बी, तो ए, सॉरी क्या है, ए प्लस नहीं, ए इंटू है, बी प्लस सी डिवाइडेड डी माइनस ई, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, ए स्टार बी सी प्लस, अब इसको एक ब्लॉक मान लो, ठीक है, डी माइनस ई, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद क्या होगा, ये सॉल्व होगा, तो ए बी सी प्लस ये तो एक था, और फिर स्टार आ जाएगा यहाँ पे, फिर अब इसको एक ब्लॉक मान लो, और फिर ये डी हो जाएगा, ये माइनस सी, क्योंकि हम इसको इस साइड लें क्योंकि पोस्ट फिक्स हमारे लेफ्ट से राइट जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ए बी सी प्लस स्टार और डी आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा स्लैश, अब इसको एक मान लो एक ब्लॉक, और ये माइनस ई, ठीक है। अब सॉल्व करो, ए बी सी प्लस
स्टार डी स्लैश ई माइनस। अब ये देखोगे इसमें तो ये तीनों तो मैच हो रहे हैं लास्ट में ही, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये भी मैच हो रहा है, डी के बाद प्लस नहीं है, डी के बाद डी से पहले क्या स्टार है, तो ये दोनों खत्म, ये दोनों होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा चौथा करेक्ट आंसर ए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये पेज फॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूटिलाइजिंग डिमांड पेजिंग। ठीक है, इम्पटी मेन मेमोरी एलोकेटिंग है थ्री फिजिकल फ्रेम्स। ठीक है, थ्री फिजिकल फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो तीन फ्रेम्स हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये हमारा कुछ पेज सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बोलना है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो पेज है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, और फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो दिया है, तो हमने पेज में दो डाला। ठीक है, पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि दो नहीं मिला होगा तो पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा केस में सीक्वेंस में रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद तीन इसने सीपीयू ने मांगा हो, तीन भी नहीं है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस में तो तीन डाला, इनिशियली इम्पटी था। सॉरी, यहाँ पे तीन नहीं आएगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन आएगा, ये भी पेज फॉल्ट पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दो डाला, अब दो जैसे ही डाला देखा दो ऑलरेडी है। ठीक है, दो ऑलरेडी है, तो ये होगा पेज हिट हो गया, तो ये पेज फॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक डाला, एक नहीं है इसमें प्रेजेंट, तो ठीक है ये पेज फॉल्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और पेज पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक भी गया, फिर पांच डाला, अब देखो पांच जैसे ही आएगा हमारे पास पांच नहीं है इसमें, राइट। तो फिर बाकी हमारे पास जितने भी फ्रेम्स हैं वो सारे फ्रेम भरे हुए हैं, तो कौन सा रिप्लेस होगा। सबसे कम जो है, सबसे लीस्ट, सबसे लास्ट में, मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, जो कि बस में सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पहले जो यूज हुआ था वो कौन सा। देखो पांच आया तो उससे पहले एक यूज हुआ है, उसके पहले क्या हुआ, दो यूज हुआ है, उसके पहले तीन यूज हुआ है। तो तीन सबसे पहले यूज हुआ था, राइट। लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है तीन, तो तीन को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दो पांच, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दो, दो आया, दो ऑलरेडी है, तो दो पांच एक हो जाएगा, ये पेज हिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर चार, अब चार से पहले दो है, दो को नहीं रिप्लेस करेंगे। उसके पहले क्या आया था, पांच आया, पांच को नहीं रिप्लेस करेंगे। और उसके पहले एक आया, एक को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एक सबसे लास्ट में यूज हुआ है, लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। ठीक है, लास्ट में लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा। दो, दो पांच चार। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है पांच, पांच ऑलरेडी है, तो दो पांच चार हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास तीन, तीन, अब देखो तीन के पहले चार है, चार के पहले, तीन के पहले पांच है, चार, फिर दो, दो जो है सबसे पहले यूज हुआ था, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तीन पांच चार में, और पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर दो, फिर दो आया, तो मतलब कि इन दोनों को तो छोड़ दो, ये लास्ट में चार को रिप्लेस होगा, तो तीन पांच दो, पेज फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेज पेज फॉल्ट था ना, हाँ पेज फॉल्ट था। ठीक है, फिर पांच, तो फिर पांच। ठीक है, तो फिर क्या होगा, पांच रिप्लेस करने के लिए, पांच से तो तीन पांच दो, ठीक है यही था ना। तो ये पेज हिट हो गया, तो कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो, यहाँ पे गाइस दो के लिए यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ ना, जब दो है तो दो नहीं, तो चार को रिप्लेस किया तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, सॉरी पेज नहीं। तो एक पेज फॉल्ट, दो पेज फॉल्ट, तीन पेज फॉल्ट, चार पेज फॉल्ट, पांच पेज फॉल्ट, छः सात, तो टोटल सात पेज फॉल्ट हुए, इसका करेक्ट आंसर सात होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये रहा गाइस आज का हमारा लेक्चर। ओके, आप लोग बताना कैसा लगा, एंड थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, मोस्टली देखते हैं और वे चले जाते हैं। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है गाइज, अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो और वीडियो को फीडबैक देते हो कैसा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड देन लेट मी नो कि अगर कोई टॉपिक पे आपको डाउट है, कुछ भी है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।